हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि बार ग्राफ्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि पिक्टोग्राफ्स क्या होता है और डाटा क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि बार ग्राफ को ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। तो पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है जिसको हम डिस्कस करते हैं। हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में भी कि जो नीलेश जी थे, श्री नीलेश, उन्होंने एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाया था कि किस स्टूडेंट को कौन सी स्वीट पसंद है। तो इस तरीके से एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना था। जलेबी 6 स्टूडेंट्स को पसंद थी, गुलाब जामुन 9 स्टूडेंट्स को पसंद था, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ला इस तरीके से स्टूडेंट्स को अलग अलग पसंद थे। अब अगर इसी चीज को हम बार ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार ग्राफ में बनाने की होती है, जो कि हमारे पिक्टोग्राफ में भी थी, वो है स्केल। अब स्केल कैसे चुना जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बार ग्राफ में। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, स्टूडेंट कितने, 6, 9, 13, 3, 7। अब क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर हैं, ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, तो आप स्केल 1 का भी ले सकते हो। स्केल 1 मतलब कि एक यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है ऊपर। आप अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो का लास्ट पोर्शन देखना, जहां पर हमने बात की यूनिट लेंथ क्या होता है और इसको किस तरीके से लिया जाता है। तो या तो आप यहाँ ले सकते हो यूनिट लेंथ 1 स्टूडेंट के बराबर, आप चाहो तो यूनिट लेंथ 2 स्टूडेंट के बराबर भी ले सकते हो। ठीक है। तो इन्होंने 1 स्टूडेंट लेकर जो इन्होंने तैयार किया है वो है, ये देखिए, ये बार ग्राफ है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये 1 यूनिट लेंथ है। और 1 यूनिट लेंथ में इन्होंने कितने स्टूडेंट ले रखे, 1 स्टूडेंट, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ। तो ये 1 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब है यूनिट लेंथ इन्होंने जो ली है वो ली है 1 स्टूडेंट। और इस तरीके से इन्होंने इसको क्रिएट कर दिया है। जलेबी जो है 6 तक है, 6 बच्चों को पसंद है तो 6 तक इन्होंने इसको करके और बार बना दिया बार ग्राफ में। गुलाब जामुन 9 बच्चों को पसंद है तो 9 तक इसको बना दिया। गुजिया 13 लोगों को पसंद थी तो ये 13 तक बना दिया, इसको ऐसे रेक्टेंगल बना दिया और बार बना के इसको कंप्लीट कर दिया। अब कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो यूनिट लेंथ थी वो 1 नंबर के बराबर थी। अगर आप सपोज करो, आप जो है इसकी जगह 1 यूनिट लेंथ की जगह 2 नंबर ले लेते स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पर फिर 0 1 नहीं लिखते, आप लिखते 2। और यहाँ लिखते 4, क्योंकि आपने 2 2 का ले रखा है, आप यहाँ लिखते 6। समझ रहे बात को? तो फिर ये जो यहाँ पर आया है, ये 6 यहीं पर खत्म हो जाता, क्योंकि आपने क्या किया है, एक यूनिट लेंथ को 2 लिया है। तो ये 2, ये 4 और ये 6। वो कौन से केस में होता, अगर आप 1 यूनिट लेंथ 2 के बराबर ले लेते। अभी आगे बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगे जहां पर हम अलग अलग केसेस में अलग अलग यूनिट लेंथ लेंगे। अब बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल इन्होंने और दी है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय समृति। समृति मंधाना जो है बहुत ही शानदार प्लेयर है। उसने 8 मैच खेले और उसके मैचेस के जो स्कोर्स हैं वो इस तरीके से है। मैच 1 में 80 रन, सेकेंड मैच में 50, थर्ड मैच में 10 रन, फोर्थ में 100, फिफ्थ में 90, सिक्स मैच में रन नहीं बना पाई, सेवंथ मैच में 90 और 8th मैच में उसने 50 बनाई। तो ये 8 मैचों का उसका स्कोर है। अब अगर सपोज करो हम एक यूनिट लेंथ, जो मैं आपको समझा रहा था, अगर हम एक यूनिट लेंथ जो है वो 1 रन के बराबर लें, तो जो हमें इस तरीके से बनानी पड़ेगी वाई एक्सिस, वो हमें कितना कहाँ तक बनानी पड़ेगी, 100 यूनिट तक बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक एक रन ले रहे हैं। तो ये 1 रन, फिर ये 2 रन, ये 3 रन, ये 4 रन, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर या 100 यूनिट लेंथ तक हमें बनाना पड़ता, जो कि हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे इस केस में, देखो ये सभी 10 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। 10 5 50, 10 9 90, 10 9 90, 10 10 100, 10 1 10, 10 5 50, 10 8 80। तो हम क्या करेंगे, जो हम अपनी स्केल लेंगे वही लेंगे, 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 10 रन। तो अब हमें कितनी लंबी खींचनी पड़ेगी, 10 10 100, यानी कि हमें 10 यूनिट तक ही लाइन खींचनी पड़ेगी। आप अगर अपनी मैथ्स की नोटबुक पे बना रहे हो फर्स्ट क्लास वाली पे, तो उसमें 1 ब्लॉक मतलब 1 यूनिट लेंथ होता है, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसमें आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। कैसे, अब देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो यूनिट लेंथ है यहाँ देखो, ये 10 के बराबर है। तो अब आपकी स्केल यहाँ पर क्या हो गई, आपकी स्केल हो गई 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 रन। तो 100 रन के लिए आपको 10 यूनिट लंबी या 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपने मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 इस तरीके से इधर बना दिया, और इनको जो भी इनके स्कोर थे उसके हिसाब से 80 था तो 80 पर लाकर बना दिया, सेकंड में 50 था, थर्ड में 10 था, एक में 0 रन थे, सिक्स मैच में 0 रन थे तो यहाँ पर कोई बार नहीं बनाया, और बाकी जहां जितने जितने थे वहां उतनी जगह उनका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना,
बार ग्राफ में बनाने के लिए वो है उसकी स्केल। अगर आप सही तरीके से स्केल चूज कर लेते हो तो आपका आधा काम खत्म। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, हाउस रेंट है, फूड है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, मिसलेनियस है, ये सब तो इधर आ जाएगा। जब आप इसको इस तरीके से बनाओगे तो ये सब तो लिखने वाली चीजें, ये तो इधर आप लिख दोगे कि हाउस रेंट आ गया जी, फूड आ गया, एजुकेशन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गया, मिसलेनियस आ गया। अब इस तरफ आपको जो है ये नंबर्स क्रिएट करने हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ये नंबर कितने बड़े बड़े हैं, 3000, 3400, 800, 400, 600, 1200। अब अगर आप यहाँ पर 1 1 लेकर जाओगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 रुपी, तो आपको कितनी लंबी खींचनी पड़ेगी, 3400 तक खींचनी पड़ेगी। तो वो तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सोच समझ के हम क्या करेंगे, अपना जो यूनिट लेंथ है उसको एडजस्ट करेंगे इसी हिसाब से। तो इन्होंने यहाँ पे क्या है, 200 के हिसाब से लिया, मतलब 1 यूनिट लेंथ इन्होंने ली है 200। आप जरूरी नहीं है, आप चाहो तो आप कुछ और भी ले सकते हो। इन्होंने 200 लिया, आप चाहो तो आप 400 भी ले सकते हो। 400 ले लोगे तो 400 का डबल कर लोगे, 800 हो गया, 3 टाइम्स कर लोगे, वो आपके ऊपर है। आप 400 करके भी बना सकते हो इसको, 1000 लेकर भी बना सकते हो इसको, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो बना सकते हो। इन्होंने आपको समझाने के लिए 200 का लिया है, क्योंकि 200 से ये सारे आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो लेंथ निकालनी है कहाँ तक। तो जैसे इन्होंने 200 का लिया है, तो अब 200 का बनाने के लिए 3000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 15 यूनिट्स, यानी कि आपको हाउस रेंट के लिए 15 यूनिट तक आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा। जहां भी 15th यूनिट होगा वहां पर आपका हाउस रेंट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। 3400 फूड के लिए आपको 17 यूनिट चाहिए, 4 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, और इस तरीके से आपका देखो यहाँ पर आपका ये बार ग्राफ तैयार है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो यूनिट लेंथ है, इस यूनिट लेंथ को इन्होंने 200 रुपीज के बराबर लिया है। तो हाउस रेंट कितना था, 3000। तो अब आप यहाँ देखो, ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, फिर 200 करके ये बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3000 आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका एच हाउस रेंट, यहाँ 3400 पे आ गया आपका फूड, फिर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस, जहाँ जहाँ पर भी इसके जितना दे रखा है उसके हिसाब से आ जाए। यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बार ग्राफ में बस यही है। उसके बाद आते हैं हम यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बार ग्राफ दिया है, अब इस बार ग्राफ को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड सेकंड मोस्ट। सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है जी, फूड पे हो रहा है, खाने पीने में ज्यादा खर्चा करते हैं ये लोग। और सेकंड मोस्ट किस पे खर्चा हो रहा है जी, वो हो रहा है एच हाउस रेंट पे। तो आप इन दोनों के आंसर यहाँ पे लिख दोगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, फूड, और दूसरे नंबर पे रेंट। इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो एजुकेशन की कॉस्ट से आधी है। तो एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है जी, हम यहाँ देख लेते हैं। एजुकेशन जो है वो है 800, और इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो है 400। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आधा है एजुकेशन का, यस, क्योंकि ये 400 और ये 800 है, तो आधा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। एजुकेशन और फूड के बारे में पूछ रहे, तो अब हमें पता है फूड कितना है, फूड तो है 3400 पे, और एजुकेशन कितना है, एजुकेशन है 800 पे। तो क्या ये इसका 1/4 है, तो 1/4 का मतलब है हम इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो 3400 को पहले आधा कर लो, तो वो कितना हो जाएगा, 1700, है ना, हाफ करेंगे। और फिर इसका हाफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 850। तो आधे का आधा कितना हो गया, 1/4। ऐसे ही करते हैं ना हम, पिज्जा लिया उसका आधा किया, तो वो दोनों आधा आधे हो गए, फिर उन आधा आधा को भी आधा कर दिया, तो 4 टुकड़े हो गए। तो हर टुकड़ा जो है पिज्जा का वो 1/4 हो गया। इसी तरीके से हमने 3400 के 4 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा कितना हो गया, 1/4, यानी कि 850। तो क्या ये एजुकेशन से ज्यादा है, तो ये तो 850 इज ग्रेटर देन 800। तो इवन इसका 1/4 भी जो है वो एजुकेशन से ज्यादा है। और इसने हमसे क्या पूछा था कि क्या एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो 1/4 से भी कम है, तो हाँ 1/4 से कम है, क्योंकि 1/4 कितना आ रहा है, 850, और एजुकेशन कितना आ रहा है, 800। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब हम चलते हैं आपकी मेन एक्सरसाइज पे, जिसको हमें सॉल्व करना है। फिगर इट आउट, फर्स्ट क्वेश्चन।
Samantha visited a tea garden and collected the data of insects and critters she saw. अब वो गई गार्डन में और उसको वहां पर कुछ कीड़े मकोड़े दिखे। वैसे लड़कियों को जब कीड़े मकोड़े दिखते हैं तो वो उनको गिनती नहीं है, बस चिल्लाती हुई वहां से भाग जाती है, डरा देती है। तो फिर भी चलो, अब उसने जब इसको गिन ही लिया है तो हमसे क्या मांग रहा है ये कह रहा है हमसे कि हमें जो है बार ग्राफ बनाना है उसके लिए। तो पहले हम डाटा को पहले थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी मजा आएगा। अब माइट्स कितनी है? 6। कैटरपिलर्स उसने देखे 10, बीटल्स उसने देखे 5, बटरफ्लाईज उसने देखी 3, ग्रास हॉपर देखे उसने 2। अब आप देखो यहाँ पर जो है सारे छोटे छोटे नंबर है, 2, 3, 5, 10, 6। तो अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो यूनिट लेंथ ले सकते हो वो आप 1 की ले सकते हो, आप चाहो तो 2 की भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पर देखो मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ और बोर्ड पे समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत सारी ऑनलाइन जगहों पर मैंने देखा है इसका आंसर जो है अधिकतर लोगों ने जो है 2 का स्केल लेकर कर रखा है। मैं आपको समझाने के लिए इसका स्केल 1 लेता हूँ और देखिए ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 इंसेक्ट लिया मैंने, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यानी कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब ये हो गया एक कीड़ा, 2 यूनिट लेंथ का मतलब 2 कीड़े, 3, और इस तरह से चलेगा। माइट्स कितने थे? 6। तो मैंने 6 तक यहाँ पर लेकर और इसको बना दिया ऐसे। कैटरपिलर्स 10 थे तो 10 सेंटीमीटर तक इसको लेकर और बना दिया। बीटल्स कितने थे जी? बीटल्स थे 5, तो 5 तक बना दिया बीटल्स को। बटरफ्लाईज कितनी थी? 3, और ग्रास हॉपर्स थे 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, आपको जरूर मेंशन करना है, ध्यान रखना। आप यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखोगे कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे 1 इंसेक्ट, मतलब हम अपनी स्केल को जरूर मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? तो बस उसने हमसे बार ग्राफ ही मांगा था, हमने बार ग्राफ उसको बना के दे दिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ओवर 2 आवर पीरियड। तो पूजा भोपाल रेलवे स्टेशन पे गई और उसने वहां से डाटा इकट्ठा किया है कि भोपाल से रेलवे स्टेशन पर अगर हम वहां खड़े होकर टिकट जो लोग ले रहे हैं किस किस जगह की, किस किस ने कितने कितने टिकट ली। तो उसने वहां पर 5 सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर और सागर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स आ गई 24, 20, 16, 28, और सागर के लिए 16 लोगों ने टिकट खरीदी। अब उसने क्या किया, इस डाटा को यूज करके एक बार ग्राफ बनाया, और बार ग्राफ बनाकर उसने अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स के साथ दिखाया। लेकिन कोई शैतान था, उसने क्या किया, वो शायद पूजा से जल रहा होगा, तो उसने क्या किया, इसके कुछ हिस्से मिटा दिए, और मिटाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप देखो, सिटी इस तरफ आ गई जी, नंबर ऑफ टिकट्स इस तरफ आ गई, लेकिन स्केल गायब है। दूसरी चीज कि आप देखो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो है इंदौर 28 के लगभग है, लेकिन इंदौर को यहाँ पे काट दिए बेचारे को, है ना। ये इससे भी बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा टिकट इसी की बिकी थी, इंदौर की। और सागर को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया इन्होंने, डेजर्ट बना दिया है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स देने हैं, और जो डी पार्ट है वो है ड्रॉ द करेक्ट बार ग्राफ। तो हमें पहले बार ग्राफ सही बनाना है और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे करेक्टेड जो है बार ग्राफ बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप स्केल, अच्छा आप इस क्वेश्चन को ऑनलाइन देखोगे ना, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो इसको 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 टिकट्स लेकर दे रखा है। तो वो आपको हो सकता है अभी प्रॉब्लम आए उस चीज को समझने। मैंने 4 क्यों लिया है, आओ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर समझाता हूँ 4 क्यों। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसा आपको बताई है क्या है, वो है स्केल चूज करना। अब आप देखो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये 4 के टेबल में आ रही हैं। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर स्केल जो है वो 4, उससे क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, ये 24, और विदिशा के लिए 24 है तो यहाँ पर बना दिया। जबलपुर के लिए 20 था, ये 20 का बना दिया। सियोनी के लिए 16 था, तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिलती जा रही है, मुझे कहीं भी बीच में बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। 28 मेरे को ऑलरेडी मिल गया,
और उसके बाद 16 मेरे को ऑलरेडी मिल गया। तो इस तरीके से एक करेक्ट जो है बार ग्राफ तैयार हो गया। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। ओके, तो जबलपुर के लिए कितनी है बता दो। जबलपुर के लिए हमारे पास, हमने देख लिया जबलपुर के लिए कितनी है 20, तो हम इसको बोल देंगे 20 है जी। विदिशा के इज 6 यूनिट लेंथ, द बार ऑफ विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। तो मैंने जो स्केल लिया है वो लिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 4 टिकट्स। ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर, हमने पूरा पूरा ही बना दिया, एक की क्या बात है। एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर दिखा दिया है ना। ये रहा सब कुछ, ये रहे स्केल। उसके बाद आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार ग्राफ। तो हमने सबका करेक्ट करके बार ग्राफ एकदम बिल्कुल शानदार सा बनाकर आपके लिए छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM टू 9 से लेकर 10 बजे के बीच में वो फालतू था, उसने कोई काम नहीं किया। तो उसने अपने घर के सामने बैठकर और ये गिना कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या पास आउट हो रहा है। तो बाइक बाइक, कार कार, बाइसाइकिल ऑटो, बाइसाइकिल स्कूटर कार, इस तरीके से वो देखता जा रहा था और उसने इस तरीके से डाटा इकट्ठा कर लिया। अब देखते क्या करना है। पहले तो वो बोल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, अभी बनाते हैं। दूसरा वो पूछ रहा है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल हुआ, वो टेबल बनने के बाद ही पता लगेगा। इफ यू वर टू कलेक्ट दिस डेटा हाउ कुड यू डू इट, अगर आप उसकी जगह होते तो आप इसको किस तरीके से करते, तो बोर्ड पे चलते। तो जी मैंने उस डाटा को पूरा गिना और गिन के फिर मैंने देखा कि बाइक जो है वो 23 बार है, कार 7 बार है, बस जो है वो 6 बार है, ऑटो और बाइसिकल दोनों 8-8 बार है, स्कूटर 11 बार है और बुलक कार्ट बैलगाड़ी भी 2 बार थी। तो इस तरीके से हमने टैली बना लिया। आई एम श्योर आपको पता है ये 5-5 के ग्रुप्स होते हैं और जो खाली होते हैं उनको, हम लूज होते हैं उनको अलग से इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं 1 से लेके 4 तक, और जैसे ही 5 होता है उसको ग्रुप में दिखा देते हैं। तो अब आप यहाँ देखो विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल हुआ, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अच्छा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला तो हमें ड्रॉ करना था, ये रहा ड्रॉ कर दिया, दूसरा ये रहा। तीसरा क्वेश्चन था कि आप डाटा किस तरीके से इकट्ठा करोगे। तो सबसे पहले क्या है, आप तो एक लिस्ट बनाओगे कैटेगरीज की के सामने से कौन कौन सा गुजर रहा है ना। उसके बाद फिर आप एक टाइम चुनोगे, जैसे 9 से 10 चुनना है आपको, या अगर धूप लग रही है तो 8 से 9 चुनना है, जैसा भी आपका है। उसके बाद आप जब डाटा इकट्ठा कर लोगे तो टैली का चार्ट नहीं, टैली चार्ट बनाओगे। ठीक है, टैली चार्ट बनाने के बाद आप उसको एक बार ऑब्जर्व करोगे जो आपने रिकॉर्ड किया है, और फिर डबल चेक करोगे डाटा को कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर डाटा बिल्कुल सही है आपकी नज़र में, तब आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद आप एनालाइज करो डाटा को, और जो भी सवाल वो पूछना चाहते हैं आप उन सवालों का जवाब दे दो। फोर्थ क्वेश्चन है रोल अ डाई 30 टाइम्स। ये वैसे तो आपको करना है, एक डाई लेनी है और 30 टाइम उसको रोल करना है, फिर रिकॉर्ड करना है कि ऊपर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर क्या आया है, फिर उनमें से मिनिमम टाइम्स कौन सा आया है। तो मतलब आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा पहले, मैक्सिमम कौन सा आया और कोई नंबर है जो बराबर बराबर आए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन किया है, मैं आपको दिखा। तो मैंने डाई को 30 बार रोल किया था। 1 मेरा जो है सिर्फ 2 ही बार आया था, और 2 मेरा 8 बार आया था, 3 जो है वो 10 बार आया था, 4 और 5 जो है वो 3 बार आए थे, और 6 जो है वो 4 बार आया था। तो इस तरीके से आपको ये टेलीमार्क टेबल पहले बनाना है, उनको रोल करने के बाद, और फिर 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे कम जो है क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया, वो आया नंबर 1, क्योंकि वो 2 ही बार था। उसके बाद मैक्सिमम नंबर क्या आया, मैक्सिमम नंबर आया 3, क्योंकि ये 10 बार दिखाई दिया मुझे। क्या कोई नंबर इक्वल रिपीट हुआ, तो हाँ इक्वल रिपीट हुआ था, 4 और 5। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ मैचेस, मतलब 2 मैच में उसने 0 विकेट लिए, 4 मैच में उसने 1 विकेट लिए, 6 मैच में उसने 2 विकेट लिए, 8 मैच में उसने 3 विकेट लिए, और इस तरीके से 3 मैच में 4 विकेट, 5 विकेट उसने 5 मैच में लिए, 6 विकेट उसने 1 मैच में लिए, 7 विकेट उसने 1 मैच में।
तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट्स लिए। दूसरा, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, क्या टाइटल हो सकता है इस टेबल का? तो इसका हो सकता है विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह। तीसरा, व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा? मुझे तो ये लगा कि उसने 7 विकेट भी ले रखे हैं, हो सकता है आपको कुछ और हो। जैसे आप बोल सकते हो कि 3 विकेट जो है उसने 8 बार ली, या 2 मैच ऐसे थे जब उसने बिल्कुल विकेट नहीं लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका अटेंशन किसने ली। इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स, कितने मैचेस में उसने 4 विकेट्स लिए? 3 मैचेस में उसने 4 विकेट्स ली है। उसके बाद मयंक सेज, मयंक बोल रहा है इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन वी हैव टू ऐड 0 1 2 3 अप टू 7। कैन मयंक गेट टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे, व्हाई? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। मयंक कह रहा है कि अगर हमें ये देखना चाहे कि बुमराह ने टोटल कितने विकेट्स लिए तो हम इसका टोटल कर दें, यानी कि इसको 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 1 + 2 3, 3 + 3 6 4 10 15 21 28 विकेट्स लिए उसने। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? कैसे? अब देखो जैसे इस वाले को ले लो, 3 विकेट्स उसने कितनी बार लिए? 8 बार लिए हैं उसने, मतलब 8 मैचों में उसने 3 3 3 3 3 विकेट्स लिए। लेकिन हमने इसको जब प्लस किया हमने तो 3 को एक ही बार लिया। तो आपने 7 मैच के 3 7 3 21 मैच विकेट्स तो वैसे ही कम कर दिए इसके। तो फिर यहां पर भी कम हुए होंगे, यहां पर भी कम हुए होंगे, यहां पर भी कम हुए होंगे, क्योंकि हमने 2 को एक ही बार गिना, लेकिन 6 मैचों में 2 2 विकेट्स है, यानी कि 5 मैच के 5 × 2 10 विकेट्स तो हमने यहाँ कम कर दिए। तो इस तरीके से इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बोर्ड पे चलते हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ विड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स बुमराह ने जो ली है 30 मैच में? आओ इन दोनों के आंसर्स। तो ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि नो मयंक कैनॉट गेट दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर। तो अब क्या तरीका है कि सर आप ये बताओ ना कि ढूंढ कैसे सकते हैं, वो बताओ आप। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आओ देखो ये है तरीका। अब इस टेबल को देखो, तो उसने टोटल विकेट कितनी ली है? 0 विकेट 2 मैच में, तो यानी कि 0 विकेट। 1 विकेट 4 मैच में, 4 1 जा 4। 2 2 विकेट लिए 6 मैच में, टोटल विकेट्स 12। 3 3 विकेट लिए 8 मैच में, 3 8 जा 24 विकेट्स लिए। 4 4 विकेट लिए 3 मैच में, 12। तो इस तरीके से जब आप पूरा टोटल करोगे तो आपको इनका टोटल करना है। ये है वो टोटल विकेट्स, 4 + 12 + 24 + 12 + 25 + 6 + 7। तो एक्चुअल में उसने 90 विकेट्स लिए, 90 विकेट्स। बढ़ते हैं एक और पिक्टोग्राफ की तरफ। इसने यहाँ पर स्केल देख लो पहले। एक पिक्चर का मतलब है एक ट्रैक्टर। अब यहाँ पर इसने विलेज दे रखे हैं, विलेज में इतने इतने हैं, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। देखे क्या पूछ रहा है, विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे स्मॉल किसमें है? विलेज डी में। तो आप यहाँ पर लिख दोगे विलेज डी। विच विलेज हैज मोस्ट ट्रैक्टर, मोस्ट किसमें? यही बड़ा दिख रहा है, विलेज सी। तो विलेज सी का आप लिख दोगे कि मोस्ट विकेट, मोस्ट ट्रैक्टर इसमें है। विकेट ही चल रहा है मेरे दिमाग में अभी भी बुमराह के। ओके, C is how many more tractors does village C have than village B? C के पास कितने ज्यादा हैं? देखो ये ज्यादा है इसके पास, है ना, 1 2 और 3। और एक ट्रैक्टर पिक्चर का मतलब है एक ही ट्रैक्टर, तो 3 ट्रैक्टर ज्यादा है विलेज C के पास विलेज B से। और कोमल सेज के विलेज D हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज E के पास कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 है इसके पास। और ई के पास कितने? ई के पास 3 है। तो अगर यहाँ 6 हैं और यहाँ 3 है, तो क्या इसके पास आधे हैं? तो विलेज डी के पास आधे हैं। शी इज राइट। उसके बाद हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक गर्ल का फेस। ओ ये तो सरकटे का आतंक लग रहा है। सरकटा, सरकटी, सरकटी नहीं, सरकटी तो थी नहीं। तो एक फेस का मतलब ये है 4 गर्ल्स। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 4 जा 24। तो यानी कि क्लास 1 में 24 हो गई। इसी तरीके से यहाँ देखो 1 2 3 4 और ये आधा, तो 4 और 4, 4 4 जा 16, 16 और 4 का आधा कितना होता है? 2। तो ये 18 हो गए। इसको 1 मत मान लेना है ना, ये आधा है। किसका आधा? जो हमने ले रखा है। हमने क्या ले रखा है? 4। तो 4 का आधा कितना हो गया? 2।
इसी तरीके से ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 4 ज़ा 20, तो आप यहाँ लिख दोगे 20। और ये कैसा ज़ीरो है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 3 ज़ा 12 और 2 14, तो इस तरीके से आप यहाँ 14 लिख दीजिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 2 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 16 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। और नीचे जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो आप यहाँ 12 लिख लीजिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने ये लिख लिए सारे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है क्लास 8th में। ओके उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6, 5 और 6 में देखो कितना है, तो कितना का यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, तो कितने का गैप हो गया जी 6 का गैप हो गया, तो आप यहाँ लिख लोगे 6 गर्ल्स। इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2, पहले कितनी है देख लो, ये रही, तो 2 और आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब 20 हो जाएंगे अगर 2 नहीं आ गई हैं तो जैसे ही ये 20 हो जाएंगी। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ रहा है हाउ द ग्राफ चेंज, किस तरह से ग्राफ हो जाएगा। तो अगर 2 और आ गई और ये 20 हो गई, तो ये जो आधी सरकटी है ये हट जाएगी यहाँ से और पूरी आ जाएगी इसकी जगह, क्योंकि ये पहले 2 है और 2 हमने और जोड़ दिए, तो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो ये इसकी शक्ल जो है पूरी हो जाएगी। उसके बाद हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th, तो ये हमने देख लिया है 12 हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं है। अब आ गए हम 8th क्वेश्चन पे। मुधोल हाउंड्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग, तो ये इंडियन डॉग्स की एक ब्रीड है, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, बगलकोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs. तो जिसने इन डॉग्स को अडॉप्ट किया उनकी हेल्प कर रहे हैं सरकार इस ब्रीड को बचाने के लिए। तो ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज्ड, तो फिर वो बढ़ेंगी। द नंबर ऑफ मुधोल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोज। विलेज ए में 18 डॉग हैं, विलेज बी में 36, विलेज सी में 12 डॉग्स हैं, विलेज डी में 48 हैं, विलेज ई में 18 है और विलेज एफ में 24 है। तो पहला काम तो ये बोल रहा है कि जी एक पिक्टोग्राफ बनाओ इसके लिए और फिर इन 3 सवालों के जवाब दिए। पहला तो ये है कि आपने क्या स्केल लिया है वो हम बताइए हमें। तो स्केल के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना है 18, यहाँ कितना है 36, यहाँ 12, 48, 18 और 24। अब आप ध्यान से देखो ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं, ये सब 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डॉग का फेस 6 डॉग के बराबर लूंगा। तो विलेज ए में कितना बनेगा 6 3 18, यानी 3 डॉग के फेस बनेंगे विलेज ए में, क्योंकि यहाँ पर 18 है और मैंने एक फेस लिया है 6 के बराबर, तो 6 + 6 + 6 18। तो एक पिक्टोग्राफ बनाया है मैंने, आपको दिखाता हूँ फिर बात। ये देखिए ये मैंने पिक्टोग्राफ बनाया, विलेज ए में 18 है तो यहाँ पर 6 6 और 6 18, यहाँ 36 हो गए, तो 6 6 जार 36, तो 6 बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह 12 के लिए 2 ही बनेंगे, 6 2 जार 12, 48 के लिए 6 8 जार 48। तो इस तरीके से ईच डॉग का फेस जो है रिप्रेजेंट 6 डॉग्स, मैंने यहाँ पर ये बताया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल बी द यूजफुल की, तो मैंने बता दिया, अ डॉग्स फेस सिंबल इज 6 डॉग्स। हाउ मेनी सिंबल विल यू यूज टू रिप्रेजेंट विलेज बी में कितने हैं 36 डॉग्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 36 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 6 डॉग फेस, जो हमने बना दिया ये बनाए 6 डॉग फेस है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कामिनी सेड दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर विल बी मोर द नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस। मतलब बी और डी को मिला लो आप, बी और डी कितना है, बी और डी यानी कि 36 और 48, तो 30 और 40 कितने हो गए 70, और 8 और 6 कितने हो गए 14, तो इन दोनों को मिला के हो गए 84। विलेज बी और विलेज डी को मिला के हो गए 84, और बाकी को प्लस करते और देखते हैं कि कितना बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया है विलेज बी और डी को हमने ऐड किया, ये बन गए 84, और बाकी के मैंने ऐड किए उनको मिलाकर बन गए 72 डॉग्स। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कह रही है वो सही कह रही है, विलेज बी और डी मिला के बाकी सभी से ज़्यादा। 9th क्वेश्चन, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स कंडक्ट किया गया है, और वो क्या बोल रहा है क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको पसंद है, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी,
लिसनिंग, म्यूजिक, पेंटिंग। और यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 45, 30, 20, 10 और 15। अब इन्होंने यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए खुद ही बता दिया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। मतलब इन्होंने स्केल हमें बता दिया है कि भाई साहब आपको 1 यूनिट लेंथ में 5 स्टूडेंट लेने हैं। अगर ये नहीं दिया होता इन्होंने तो अपन क्या करते हैं मालूम, अपन इसको चूज करते 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो फिर इसके लिए 1 यूनिट लेंथ में बनती, इसके लिए 2 यूनिट लेंथ बनती, इसके लिए 3 बनती, इसके लिए 4.5 बनती, इसके लिए 1.5 बनती, क्योंकि 10 और 5 आदि है ना। खैर इन्होंने अभी हमें कहा है 5 स्टूडेंट लेकर बनाइए, तो हम बार ग्राफ बनाते हैं पहले और फिर विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड उसको अभी जवाब इनको देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा 1 यूनिट लेंथ आप 5 लीजिए, तो हमने 5 स्टूडेंट लिया है। और आप देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखिए, प्लेइंग जो एक्टिविटीज़ थी वो नॉर्मली हम यहाँ लिखते हैं ना, पर मुझे लगा कि बार बार वही चीज़ क्यों करनी, इसलिए मैंने इनको बीच में भी लिख दिया है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आप अगर चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके नंबर कोई काटेगा नहीं, ध्यान रखना। आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्लेइंग इधर, रीडिंग स्टोरी इधर, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग। पर ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ गया ना, इसलिए ये इशू आता है, और कोई बात नहीं है। पेंटिंग इधर। तो अब आप देखिए वहाँ पर प्लेइंग कितना था 45, तो हम ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 या 45 आ गया, तो यहाँ पर बना दिया एक। अच्छा इन सबकी विड्थ बराबर रहनी चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कोई मोटा कोई पतला। रीडिंग बुक वाले 30 थे, वॉचिंग टीवी वाले 20 थे, और लिसनिंग म्यूजिक वाले 10 थे, और पेंटिंग वाले 15 थे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दिया। सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी है, प्लेइंग जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है, और उसके बाद दूसरी वो है रीडिंग स्टोरी बुक। 10th question, student and teachers of primary school decided to plant sapling in the school campus and in surrounding ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कुछ सैपलिंग्स ली, छोटे छोटे प्लांट्स लिए और उनको इन्होंने लगाया है, और इन्होंने ऑलरेडी एक बार ग्राफ हमें बनाकर दिया है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर स्केल क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट। स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सैपलिंग्स, ठीक है, जो यहाँ पर होता है वही होती है ये। तो 1 यूनिट लेंथ कितना है 10। तो फ्राइडे को 60 और सैटरडे को 70 और इन्होंने किया है संडे को 50। आइए अब इनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं इनको पढ़ते पढ़ते। टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे, दोनों के दिन। तो यहाँ पर वेंसडे को कितना है, ये आप देख लीजिए, वेंसडे को है 30 और इस दिन है 40। तो 30 और 40 मिलाकर कितने हो गए 70। तो आप यहाँ लिख दोगे कि 70 हो गए जी दोनों दिनों में मिला के। टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, अब ये पूरा आपको ऐड करना पड़ेगा इससे। तो जब आप इनको प्लस करोगे 50, 40, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 40, तो ये टोटल आएगा 310। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 310। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज़्यादा कब किया गया था, ये किया गया था फ्राइडे, नहीं ये किया गया था सैटरडे को। लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग कब किया गया था, ये किया गया था वेंसडे। वाई डू यू थिंक दैट इज द केस, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जिसकी बार जितनी लंबी होगी, द लॉन्गर द बार मोर सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये बार लंबी है और ये बार छोटी है, तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ होगा, और ये सबसे छोटी बार है तो यहाँ पर कम हुआ होगा। वाई वर मोर सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन सर्टन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स। तो अब ये जो है सवाल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपकी थिंकिंग पे रिलेटेड है कि ऐसा क्यों है कि किसी दिन ज़्यादा प्लांटेशन हुई है, जैसे सैटरडे को जो है सबसे ज़्यादा हुई है और वेंसडे को जो है वो सबसे कम हुई है। तो इसका पॉसिबल रीज़न यही हो सकता है कि सैटरडे जो है क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और वेंसडे जो है वो बहुत ही बिजी डे होता है हमारे वीक का, तो प्रोबेबली ये कारण हो सकता है कि उस दिन जो है कम हुई है और सैटरडे संडे को वेंसडे के मुकाबले ज़्यादा हुई है। और हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट। अब हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे ठीक हो सकती है उसका एक हम ये कह सकते हैं कि देखिए सैटरडे में तो इतनी ज़्यादा थी और संडे को जो है फिर वो कम होने लगी। तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि सैटरडे को बहुत सारे लोग जो है आउटडोर गए, उन्होंने काम किया और फिर वो थक गए, और संडे को दे जस्ट वांटेड टू टेक रेस्ट, इसलिए इसकी जो है नंबर ऑफ ट्रीज कम हो। 11th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 टू 1970। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 to track and protect tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tigers in India were tracked.
शगुप्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2006 से लेके 2022 तक उन्होंने जो है इसके डाटा इकट्ठा किया है। दे प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा एंड अ बार ग्राफ, बट देर आर फ्यू मिस्टेक इन द ग्राफ, कैन यू फाइंड एंड फिक्स देम। हाँ जी, बिल्कुल फाइंड करेंगे और करेंगे। तो 2006 में ये है इनका टेबल 1400 है, 2010 में 1700 है, 2014 में 2200 है, 2018 में 3000 टाइगर है और 2022 में 3700 है। तो 2006 में कितने हैं? 1400। तो ये तो 1000 से कम रह गया। 1400 तो 1000 से ज्यादा होते हैं, 1400। तो ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ कहीं आसपास आना चाहिए था, नहीं यहाँ तक आना चाहिए था। 2010 में कितना है? 1700। तो ये तो 1500 के आसपास ही रहेगा, ये भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए था, लगभग यहाँ तक आना चाहिए था ये। 2014 में 2200 होना चाहिए था, 2200 का मतलब हो गया 2200। तो ये तो यहीं कहीं आ जाना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा बना दिया इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2018 में 3000 होना चाहिए था, 3000 तो है ही नहीं है, ये यहाँ तक आना चाहिए था। और 2022 में 3700 के आसपास होना चाहिए था। हाँ, ये वाला एक इन्होंने गलती से सही कर दिया है। तो ये कुछ सारे एरर्स थे जो हमने इनको बता दिया कि आपके क्या क्या एरर्स थे भाई साहब, आप इनको ठीक कर लो। अब आ गया आर्टिस्टिक और एस्थेटिक कंसिडरेशन। कुछ नहीं है, जो आप बार ग्राफ बना रहे हो उसको थोड़ा सा और डिज़ाइन में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको इस तरीके से कहा गया है। जैसे यहाँ पर एक दे रखा है टॉलेस्ट माउंटेन और हाइट, ये हमने सोशल स्टडी वाले चैप्टर में पढ़ा था। एवरेस्ट की हाइट इतनी है, एकेनगुआ, डेनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, विंसन, यहाँ पर कुछ और चोटियों के नाम हैं जो वहाँ नहीं थे, पर उनमें से अधिकतर एवरेस्ट, एकेनगुआ, किलिमंजारो है ना, ये सब वहाँ पे भी थे। तो अब इन्होंने क्या किया है, इसको इस तरीके से एक बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है कि एशिया जो है वो इतना है हाइट के हिसाब से। मतलब इन्होंने हाइट जो इनको इस तरह से लेनी चाहिए थी वो इन्होंने इस तरह से ले ली, और जो इनको नेम्स लेने चाहिए थे वो इन्होंने इस तरफ ले ली। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम इस तरह से बदल के इस तरह से कर दें तो ये अपने को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, इससे हम ज़्यादा आसानी से भी इसके मुकाबले हम ज़्यादा आसानी से बता सकते हैं कि सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट है, उसके बाद फिर साउथ अमेरिका का एकन कागुआ है, फिर उसके बाद कोई और है, फिर उसके बाद कोई और है, सबसे छोटा कौन है। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया। अब फिगर इट आउट। इफ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन इन योर each class of your in each class in your school, would you use the graph with vertical bar या horizontal bar? मतलब आप इस तरह से बनाओगे वर्टिकल बार लेके या इस तरीके से बनाओगे, और क्यों? दोनों में से आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो चलते हैं। तो अगर मैं टॉलेस्ट पर्सन को दिखाना चाहूंगा तो मैं तो वर्टिकल बार ही यूज करूंगा। वर्टिकल बार का मतलब हो गया ये जो इस तरीके से बार चलती है ना हाइट की, इस तरीके से, ये वर्टिकल बार है। क्यों? क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो कंपैरेटिव क्लैरिटी, जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि अगर इस तरीके से बार होगी तो आसानी से बता देंगे कि लंबा कौन है और छोटा कौन है। दूसरा क्या है, इसे ये लॉजिकल ऑर्डर है। हाइट्स जो है वो हमेशा हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि नीचे से भाई कितना ऊंचा है, हाइट बताओ। हम कभी नहीं बोलते ये पड़ा हुआ ये कितनी हाइट है इसकी, है ना। तो लॉजिकल ऑर्डर यही है, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी यही है। हम अधिकतर जो बार ग्राफ बनाते हैं, 90% बार ग्राफ जो बनाते हैं वो हम इसी तरीके से बनाते हैं। दूसरा इसका पार्ट ये है कि if you were making a table of the longest river in each continent of their lengths, what would you prefer to use a bar graph with vertical bar या horizontal? अब आपको यहाँ पर क्या दिखाना है? आपको दिखानी है longest river, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे और why? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है। ट्राई फाइंडिंग आउट दिस इन्फॉर्मेशन एंड देन मेक द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल। तो मतलब आपको सब कुछ करना है, आपको डाटा भी इकट्ठा करना है और फिर इनको बना के दिखाना है भाई साहब को, और फिर ये भी बताना है कि कौन सा वाला यूज किया है, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला। तो अगर लॉन्गेस्ट रिवर वाला हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल बार यानी कि इस तरीके वाला बताना पड़ेगा, इस तरह से बनाएंगे हम। उससे क्या होगा, हम देखकर ही बता देंगे कि कौन सी वाली नदी जो है ज़्यादा लंबी है। वही लेंथ का कंपैरिजन आएगा। हाइट के लिए हम कंपैरिजन इस तरह से करते हैं, तो लेंथ के लिए हम कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं। और फिर आपसे इन्होंने कहा है कि टेबल बनाओ, तो सारा प्रॉब्लम हमें ही सॉल्व करनी है। तो चलो, ये रहा आपका टेबल। तो ये कुछ रिवर है हर कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका की सबसे बड़ी नाइल, साउथ अमेरिका की अमेजोन, नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी, एशिया की यांगजी,
यूरोप की वोल्गा और ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग, ये कुछ रिवर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे इनका ग्राफ। तो इनका ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई दे। तो हमने क्या किया है, हमने इस तरफ ले लिया है लेंथ और इस तरफ ले लिए इनके नेम्स। तो अब आप देखो, अब आप यहाँ देखकर ही बता सकते हो सबसे लंबी नदी ये है, उससे कम थोड़ी सी ये है, उससे कम थोड़ी सी ये है, उससे कम ये है, और सबसे छोटी नदी जो है वो यूरोप वाली नदी। उसके बाद है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, जब आप अपने ग्राफ्स को थोड़ा सा स्टाइल मार के दिखाओगे तो उसको इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दी है, ये जो हमने अभी माउंट एवरेस्ट वाला किया है, इसको आप बार की तरह ना दिखा के और ये ट्रायंगल बना बना के और स्टाइल मार दो, तो वो इन्फोग्राफिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर ये वो चीज़ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर एज सच कुछ खास नहीं है। तो बस मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। तो अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई दिक्कत आए कहिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।